Hello dear students, we are studying electromagnetic induction. Until now we had studied so many things like Faraday law, laws. We have studied the methods of generation of induced EMF, and we know that there are four ways by which we can generate the induced EMF, and that is by changing the number of turns, by changing the magnetic field, by changing the area, and by changing the orientation between magnetic field and area vectors. So today our new topic is self-induction. So before studying this topic, I just want to tell you something, and then only you will be able to understand the phenomenon of self-induction. So what happens basically in self-induction is, suppose there is a coil, and what I have done is I have placed a varying current, मतलब AC लगा दिया, and we know that AC current is a varying current. It changes at each and every instant. So अगर AC नहीं भी माने, हम यहाँ पर इसको DC करंट माने, और DC करंट अगर मान लो यहाँ पर फ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि AC करंट से हम लोग अभी तक इतना फेमिलियर नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर एक DC करंट है. तो मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इस की को क्लोज करूंगा तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. सपोज एक 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. हम ये 1 एम्पियर का करंट हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है. बट माय क्वेश्चन इज, एज वी स्विच ऑन द बटन, पावर बटन, क्या एकदम से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है? आंसर इज नो. इट टेक्स सम स्मॉल टाइम so that the whole 1 ampere current flows in the circuit. For example, this 1 ampere current takes 10 milliseconds. How much time? 10 milliseconds के 0 से लेकर 1 तक पहुंचने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा. 1 एम्पियर तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा, एंड दैट टाइम इज सपोज 10 milliseconds. तो ऑब्वियसली ये करंट जो होगा वो 0 से लेकर 0.1 एम्पियर पहुंचा होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज 1 मिली सेकेंड में. फिर 0.1 से 0.2 पहुंचा होगा, 2 मिली सेकेंड्स में हो गया होगा ऐसा. फिर उसके बाद 0.2 से 0.3, ये आपकी 3rd मिली सेकेंड में हो गया होगा, 3rd मिली सेकेंड. ऐसे करते करते 0.9 से 1 एम्पियर हुआ होगा करंट. और जब ये 1 एम्पियर होगा, ये कितने सेकंड में? 10th मिली सेकंड में हो गया होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी करंट हमारे सर्किट में फ्लो होता है, इट ऑल्सो टेक्स टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो सिंपल सी बात ये कि अगर ये 1 एम्पियर का करंट मैंने किसी कॉइल के थ्रू अगर फ्लो करा दिया, तो दिस करंट इज अ वेरिंग करंट. ये करंट वेरी कर रहा होगा कितने टाइम के लिए? 10 मिली सेकेंड्स तक ये करंट क्या करेगा बेटा? वेरी करेगा. अगर ये 10 मिनट्स तक, 10 मिली सेकेंड्स तक ये करंट अगर वेरी करेगा, तो ये जो कॉइल होगी, दिस कॉइल विल अपोज दैट इंक्रीजिंग करंट. तो अपोज करने का क्या तरीका है भैया? अगर मान लो करंट मेरा यहाँ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कॉइल को अगर अपोज करना है तो ये क्या काम करे? ये राइट टू लेफ्ट एक करंट डेवलप करना शुरू कर देगी. क्यों? क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी एट द सेम स्टेट जैसा वो पहले था. लेकिन अब इस करंट के फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे. और जब इनको कोई डिस्टर्ब ना करे तो ये इसकी वजह से ये क्या कर रहे होंगे? इसकी वजह से ये एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक करंट जनरेट करके दे रहे हैं. वही जो करंट होगा, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. कैसे करंट होगा? इंड्यूस्ड करंट. तो सिंपल सी बात ये कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ किसी भी फैन को या बल्ब को, तो यू मस्ट हैव सीन सम स्पार्किंग इन द स्विच बोर्ड.
कई कई बार बहुत जल्दी से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें हल्की सी कभी कभी एक स्पार्क दिखाई देती है. दैट स्पार्क इज ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट. अगर मान लो यही चीज मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा तो ऑफ करने का मतलब ये थोड़ी है कि करंट एकदम से 1 एम्पियर से डायरेक्टली 0 एम्पियर हो गया होगा. इट ऑल्सो टेक्स टाइम, कि मैक्सिमम वैल्यू से 0 पर पहुंचने के लिए भी उसको टाइम लगेगा. तो यहां पर तो हमने इसको स्विच ऑन किया. हमने क्या किया? स्विच ऑन. अगर मान लीजिए यही चीज मैं अगर स्विच ऑफ करूंगा इसको, तो स्विच ऑफ करने की वजह से करंट विल बी डिक्रीजिंग. करंट विल बी डिक्रीजिंग. और करंट अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या चाहेगा कि भैया पहले तो जो करंट फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर का करंट पूरा का पूरा 10 मिली सेकेंड के बाद तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया, तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. ये इंड्यूस्ड करंट तभी तक मिलेगा हमें जब तक हम इसमें एक वेरिंग करंट क्या कराते रहेंगे बेटा? फ्लो कराते रहेंगे. इन द सेम वे जैसे ही मैं इसका स्विच ऑफ करूंगा, तो स्विच ऑफ करूंगा मतलब करंट डिक्रीज होगा, तो ये कॉइल क्या चाहेगी कि करंट मेरा डिक्रीज ना हो. तो जिस भी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा होगा करंट, करंट इस डायरेक्शन में ही डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये इसी डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करा कर देगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट करा कर देगा, ताकि ये क्या चाहेगा कि करंट डिक्रीज ना हो. मतलब यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल है, जिस लॉ पर ये काम कर रहा है, दैट इज लेंज लॉ. तो हमें कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अगर किसी भी सर्किट में हम वेरिंग करंट फ्लो कराते हैं, तो उस वेरिंग करंट की वजह से क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा. ऑब्वियसली बात है, अगर आई चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स में आपको चेंज होगा. तो यही है हमारा सेल्फ इंडक्शन, कि जब कभी भी आप कोई वेरिंग करंट फ्लो कराएंगे, मतलब द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट. तो हम कई बार कोशिश क्या करते हैं, यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया तो रियोस्टेट लगा दिया, तो हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा अगर करते जाएं कंटिन्यूअसली, तो ऑब्वियस सी बात है वील हैव अ वेरिंग करंट. और अगर मेन करंट जो है वो मेरा अगर इंक्रीजिंग होगा, कैसा होगा? इंक्रीजिंग. तो ये उस इंक्रीज को अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा? जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. जैसे ही आपने की को ऑफ किया, तो ऑफ करने का मतलब मेन करंट इज डिक्रीजिंग, और मेन करंट जो डिक्रीज हो रहा है इस डिक्रीमेंट को ये अपोज करेगा. डिक्रीमेंट को अपोज कैसे कर पाएगा? व्हेन देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग. तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना. So it is basically the production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. तो सिंपल सी बात है कि अगर करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एक इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलता है. कितना चेंज मिलेगा? तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन डिटरमाइंड कि जो भी आपका फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कैसा होगा, देखिएगा. अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, फाई जो भी होगा, फाई भी जो भी चेंज होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई होगा. जितना करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना कम करंट उतना कम फ्लक्स. क्योंकि फ्लक्स जो है वो फ्लक्स हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लक्स हमारा एन बी ए कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्वियस सी बात है, बी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ करता है. तो सिंपल सी बात, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स. तो यहाँ पर अगर हम फाइव बी देखें तो फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मिल रहा है मुझे. इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, एंड दैट इज फाइव बी विल बी इक्वल टू एल आई. एंड दिस एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं बेटा इसको. एंड इट्स यूनिट इज हेनरी. क्या होती है इसकी यूनिट? हेनरी हुआ करती है. तो सिंपल सी बात ये कि जो भी हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी यूनिट होगी हेनरी. मतलब इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? कैपिटल एच से. फ्लक्स की यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो होती है, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू बी से. तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी? ये हमारी यूनिट हो जाएगी फ्लक्स की. मतलब
टेस्ला मीटर स्क्वायर, नॉर्मली जो इसकी यूनिट आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती है, थीटा की भी कोई यूनिट नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एंड इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, वो मेरी यूनिट हो गई। तो यही टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है उसको हम वेबर भी बोलते हैं, मतलब 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर के बराबर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेबर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फ्लक्स। टेस्ला मीटर स्क्वायर तो है ही है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर एल जो है वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, और इसकी आपकी किसकी, फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो आपकी यूनिट वेबर हुआ। तो अब मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया, और वो फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे, फाई बी इज इक्वल टू एल आई, यही फॉर्मूला मिला मुझे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ऐसा ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहाँ पर डी बाई डी टी और फाई बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आई लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। मतलब वेन एवर किसी भी कॉइल के थ्रू जब आप चेंजिंग करंट पास कराएंगे, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन विच इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट passes थ्रू इट, मतलब तो जो भी कॉइल होगी उस कॉइल के लिए ये कहानी होगी आपकी। तो ये जो L है, दिस L इज अ कांस्टेंट, तो ये L क्या I के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन करंट फ्लोइंग, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लक्स विच इज जनरेटेड इन द कॉइल। तो L की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉइल्स बनती हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग विल ट्राई टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, क्योंकि कॉइल जो होती है वो कॉइल क्या होती है आपकी, सोलेनॉइड ही होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। Self-inductance of a long solenoid. Suppose what we had considered over here is we are having a solenoid, और इस सोलेनॉइड में आपका करंट फ्लो कर रहा है आई अमाउंट का, ऐसे ही फ्लो करेगा, ये आपका आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। जब यहाँ पर आई अमाउंट का अगर करंट फ्लो हो गया, एंड व्हाट वी हैड अज्यूम्ड, let capital N be the number of turns, the length of the solenoid is L, then in that case what will be the formula for magnetic field due to a solenoid? So magnetic field due to a solenoid क्या होगा, B is equal to mu naught N I by L, and we can also write it as mu naught N I. You people remember this formula कि इसको हम mu naught N I कैसे लिखते हैं। एक बार अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, सपोज कितना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए, कैपिटल एन क्या है इसके पास, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर मैं इसकी वजह से फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं तो फाई विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। इसकी वजह से जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही पास करती थी, ये हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा है। तो जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसी डायरेक्शन में होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल मिलेगा आपको, वो एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री। सो फाई बी विल बी इक्वल टू एन बी ए cos 0 degree. So this will be NBA. In place of B, what I can do is I can write the magnetic field. तो ये क्या हो जाएगा, N mu naught Ni by L into A। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं, mu naught N square
A by L इंटू आई। तो ये एक फ्लक्स आया, और फ्लक्स हमने पीछे क्या देखा, फाई बी जो होता है वो आपका एल आई के भी तो बराबर होता है। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर दें तो एल आई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई। तो आई से आई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर आप इसको स्मॉल n के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या काम कीजिए, देखो इसको l से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी एक्सप्रेशन को जरा l से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दो, तो l विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू एल अपॉन एल लिख सकते हैं हम इसको। और जैसे ही हमने इसको l अपॉन एल लिख दिया तो ये क्या हो गया यहाँ पर, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल into a into L. So this will be mu naught n square AL will be the expression for self inductance upon, yes. So this will be the expression of mutual inductance. तो ये हमें सेल्फ इंडक्टेंस पता चल गया कि जो भी हमारी सोलेनॉइड होगी उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई होगी। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अब हमें क्या देखना है, अब हम लोग एक और फिनोमिनन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने से पहले हम क्या देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो देखो म्यू नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम होगी, अभी तो हमने यहाँ पर एयर कंसीडर कर रखी है। दूसरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरी चीज एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड चौथी चीज लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यू पीपल ऑलरेडी नो हाउ टू सी द प्रोपोर्शनैलिटी इन द फॉर्मूला। सो नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द अदर। तो देखो अगर मान लो यहाँ पर ये जो भी करंट फ्लो हो रहा है, ये जो भी हमें यहाँ पर करंट दिखाया गया है, ये करंट अगर कांस्टेंट होता तो यहाँ पर ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती। लेकिन इफ करंट इज वेरिंग, तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड बी विल ऑल्सो बी वेरिंग, ऑल्सो बी वेरिंग। और अगर बी भी हमारी वेरिंग हो गई तो ऑब्वियसली बात है इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेबरिंग कॉइल, इस नेबरिंग कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेगी। और जब ये डिस्टर्ब करेगी तो ये क्या चाहेगी कि जो भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसको वो डिक्रीज कराने की कोशिश करेगी, अगर डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी जो भी, अगर मैं मान लो इसको कॉइल 1 नाम दे दूं और दूसरी वाली कॉइल को अगर मैं कॉइल 2 नाम दे दूं, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2, मैंने इनको अगर 1 और 2 नाम दे दिया है तो ऑब्वियस ही बात है हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 that will be directly proportional to the current flowing in the second coil, so that is I2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I2 की करंट की वजह से ही आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मिल रहा है, और जो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मिल रहा है उसी चेंज की वजह से आपको यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा। तो जितना ज्यादा I2 उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा आपको यहाँ पर चेंजिंग करंट मिलेगा। तो सिंपल सी बात, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 512 will be equal to m into I2। What is m over here? M is mutual inductance। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, इन दोनों कॉइल्स का
कॉइल्स को साथ में रख करके जो इंडक्टेंस निकल कर आएगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. एंड वी नो दैट it is not depending upon the current, it is not depending upon the flux, as we have seen that self inductance also is not depending on current or flux. वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायमेंशंस के ऊपर. किसकी? जो भी आपकी सोलेनॉइड थी उसके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मतलब अगर यहाँ पर एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम आ जाता तो हम म्यू नॉट नहीं लिख रहे होते, हम कुछ और लिख रहे होते वहां पर. तो सिंपल सी बात यही है कि हमें अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है. तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए व्हाट वी हैव डन इज, हमने दो सोलेनॉइड्स लिए हैं. एक सोलेनॉइड दूसरी सोलेनॉइड के बिल्कुल कोएक्सियली प्लेस की है. कैसे प्लेस की है ये डायग्रामेटिकली आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, दिस इज द सेकंड कॉइल और ये बिल्कुल कोएक्सियली प्लेस्ड है. व्हाट डू वी मीन बाय कोएक्सियल? दोनों की एक्सिस एक साथ है. एक सोलेनॉइड में हमने करंट फ्लो करा दिया, इसको मैंने नाम दे दिया 1, और इस वाली सोलेनॉइड को मैंने नाम दे दिया 2. 1 वाली में मैंने करंट फ्लो करा दिया, सपोज I1 अमाउंट का करंट फ्लो करा दिया. अगर मैंने यहाँ पर I1 अमाउंट का करंट फ्लो कराया तो ये I1 अमाउंट का करंट इसी सोलेनॉइड में फ्लो करता हुआ जाएगा, और जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा. ऐसा ही होगा. अब यहाँ पर कुछ नोटेशंस ले लेते हैं कि जो हमारी कॉइल 1 है इसकी लेंथ हमने मान ली सपोज L1 है, जो कॉइल 2 है उसकी लेंथ हमने मान ली L2 है. नंबर ऑफ टर्न्स इस वाली कॉइल में N1 है, इस वाली कॉइल में N2 है, इस वाली कॉइल का एरिया A है, A1 है, इस वाली कॉइल का एरिया सपोज A2 है. तो हमें लेंथ भी पता चल गई, नंबर ऑफ टर्न्स भी पता चल गए, एरिया भी पता चल गया. अब ये जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है 1 वाले की वजह से, जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी. और यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं चेंज करा दूं, कैसे चेंज कराऊंगा? बाय वेरिंग करंट. तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे यहाँ पर फ्लक्स देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा. कैसे? तो सिंपल सी बात, यहाँ पर हमें अब निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिएगा, 1 वाले में अगर मुझे फ्लक्स निकालना है फाई इनटू ड्यू टू 1, क्योंकि करंट मैंने 1 में फ्लो कराया है, सेकंड वाली में मैंने किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं कराया. तो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन बी ए कॉस थीटा. ऐसा ही होना चाहिए फ्लक्स. तो एक चीज बताइए, 1 में करंट फ्लो होने की वजह से 2 में क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी यूज करेंगे हम? 1 की. नंबर ऑफ टर्न्स किसके रहेंगे? 1 के. सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स किसके रहेंगे? 2 में निकाल रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 के रहेंगे. एरिया किसका रहेगा? 2 का रहेगा. और एंगल भी अब आपको दिख रहा होगा कि जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा आपको यहाँ पर 0 डिग्री ही मिलेगा. तो अगर मैं 5 to 1 लिखने की कोशिश करूंगा तो N1 N2 तो समझ में आ गया. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड कितनी होगी बेटा? म्यू नॉट N1. क्या होता था फॉर्मूला? म्यू नॉट NI, यानी कि I1 अपॉन L1 इनटू एरिया. और एरिया हमने कितना अज्यूम किया यहाँ पर? सपोज K2 इज द एरिया. तो यहाँ पर अगर मैं 5 to 1 की बात करूंगा तो इट विल बी म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L1 इंटू I1. और फ्लक्स इंटू ड्यू टू 1, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इंटू फ्लक्स इंटू ड्यू टू 1. तो किसका करंट यूज करेंगे हम? 1 का करंट. तो 1 और 2 को जब हम इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर देखो हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा? MI1 विल बी इक्वल टू
म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L1 into A2 into I1. I1 and I1 will get cancelled out. So M will be equal to mu naught N1 N2 upon L1 into A2. This will be the formula for mutual inductance. ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका? म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ से कहाँ आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, यही तो आया. लेकिन अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 निकालना होगा तो क्या कंडीशन निकल कर आएगी? तो देखते हैं. अब क्या काम करना है हमें? अब हमें 2 वाली में करंट फ्लो करा देना है और 1 वाली में फ्लक्स देखना है 2 में करंट के चेंज की वजह से. यानी कि इसमें मैंने एक I1 पहले क्या था, ये 2 मानी थी हमने, तो यहाँ पर I2 अमाउंट का करंट फ्लो करा दिया. और ये हमारा I1, ये हमारा फर्स्ट कॉइल है जिसमें हमने करंट फ्लो नहीं कराया. ऑब्वियसली बात है, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो N1 हो जाएंगे, एरिया इसका A1 हो जाएगा, लेंथ इसकी L1 मान लेते हैं. इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो जाएंगे, एरिया इसका A2 हो जाएगा और लेंथ इसकी L2 हो जाएगी. तो अब मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 की वजह से 1 में फ्लक्स. तो वो कितना हो जाएगा? N V A cos थीटा. और थीटा यहाँ पर भी देखो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी ही होंगी. तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में आपको एंगल 0 डिग्री देखने को मिलेगा. तो 512 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर 2 में देखना है फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, यानी कि 1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? 2 की वजह से, एरिया किसका? 1 का, और ये क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री. अब आप मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे किसकी? सेकंड वाले की, दैट इज म्यू नॉट N2 I2 by L2 into A1. तो 512 will be mu naught N1 N2 A1 by L2 into I2. अब इसको कंपेयर किससे कर देंगे हम लोग? 5 in 1 ड्यू टू 2, यानी कि इसमें सेकंड वाले का करंट यूज होगा I2. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि M12 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट N1 N2 A1 upon L2. This will be the formula of mutual inductance of 1 due to 2 and this is the formula of mutual inductance of 2 due to 1. दोनों फॉर्मूले हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. तो ये हमें पता चला कि किस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें देखने को मिलेगा. और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता चली कि अगर किसी भी कॉइल में वेरिंग करंट होता है तो वो उस चीज़ को क्या करती है बेटा? वो कॉइल उसको अपोज करेगी जब तक आप करंट को वेरी कराते रहेंगे. एक बार अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो गया तो फ्लो होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लो होने के बाद आपको इंड्यूस्ड करंट नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन अगर आप करंट वेरी कराते चले गए बाय एनी मीन्स, लाइक रियोस्टैट है, रियोस्टैट लगा देंगे तो ऑब्वियसली बात है करंट आपका वेरी हो जाएगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस वहां पर कंटिन्यूसली अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं. तो जब आपको वेरिंग करंट मिलेगा तो वेरिंग करंट के केस में अपने आप से एक इंडक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, है कि नहीं? मतलब उसी कॉइल में, जिस कॉइल में आप करंट फ्लो करा रहे हैं, वही कॉइल उस करंट को क्या करती है? अपोज करती है. उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द अदर. तो सर यहाँ पर आपको सेल्फ इंडक्टेंस नहीं मिलेगा क्या? ऑब्वियसली बेटा, जब आप म्यूचुअल इंडक्शन को डील करेंगे तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस भी मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि किसी भी कॉइल में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने की वजह से आपको सेल्फ इंडक्शन मिलता है. वो बगल में जो कॉइल रखी है उसमें उसी मैग्नेटिक फील्ड, वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बगल वाली कॉइल में भी आपको क्या मिला? आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला. मतलब आप अगर करंट यहाँ पर चेंज कराएंगे और यहाँ कोई बल्ब लगा देंगे तो ये बल्ब बिना किसी कॉन्टेक्ट के ये बल्ब ग्लो करने लगेगा. दैट इज व्हाट द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज.
म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी जो यूनिट होती है वो यूनिट आपकी हेनरी ही होती है बेटा। क्या होती है आपकी यूनिट? हेनरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1 हेनरी को हम क्या लिख सकते हैं, एक और चीज लिख सकते हैं कि 1 हेनरी जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू वेबर पर एम्पियर। ये भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वो यूनिट्स के साथ बहुत खेलता है, तो आपको सारी की सारी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐसा ही यूनिट विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो आज के लिए हमारी कहानी इतनी काफ़ी है। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, एंड दैट टॉपिक इज eddy currents that we'll see in the next video. Thank you so much. God bless you.